गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सत्यमेव जय हिंद। दोस्तों, मेरा नाम है, वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले आज मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टॉपिक से मिलाने वाली हूँ, ज़ूलॉजिकल टाइम स्केल। वैसे तो मैं एक स्टोरी बताऊँगी और आप चाह के भी इस टॉपिक को भूल नहीं पाएंगे, बट स्टार्ट करते हैं ट्रेडिशनल वे से कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हमें पढ़ना है ईयान। फिर उसके बाद ईयान को हिंदी इंग्लिश में ईयान ही बोलते हैं। फिर उसको डिवाइड किया जाता है महाकल्प यानी कि एरा में, और फिर उसको भी बांटा जाता है पीरियड यानी कल्प में। फिर उसको बांटा जाता है ईपोज यानी युग में, और फिर उसको बांटा जाता है एज में। अब हमने इसको कई बार पढ़ा है, लेकिन हमें या तो इनकी चीज़ें अंदर की याद नहीं रहती या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। आज से नहीं आएगी। चलिए, सबसे पहले यान से स्टार्ट करते हैं। और यान में जो हमें पढ़ने हैं वो केवल और केवल 4 ही यान पढ़ने: हेडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक और फेनेरोजोइक। और फेनेरोजोइक के ही हमें टाइप, और फिर उनके भी सब टाइप, और फिर उनके अंदर भी ये जो महाकल्प है, कल्प है और ईपोच है, ये आपको सबके नहीं पढ़ने हैं। हम क्या सोचते हैं हमें सबके ही ये पढ़ने हैं, नहीं। हमें केवल फेनरोजोइक के ही महाकल्प, कल्प और ईपोच को पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अब जो स्टोरी की बात मैं कह रही थी, तो वो स्टोरी मैं सुना देती हूँ। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं इधर ही कवर करूँगी, और इस तरीके से कवर करूँगी जैसे एक क्वेश्चन आया था, अगर PYQs का यूपीएससी में देखें कि मतलब जुरासिक काल के बारे में था कि डायनासोर किस काल में थे, और एक डेवोनियन करके आया था कि एक क्या है। तो ये मतलब कि एक मानव प्रजाति की वो थी, तो उधर से बन जाएगा। और भी जो जो चीज़ें जैसे हैं वो सब अपन देख लेंगे। चलिए, एक कहानी मैं सुना रही थी। तो ये है हमारी नानी की मम्मी। ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत हैं, मेरे से आए या ना आए, अब हैं नहीं थी, वो काफ़ी साल पहले गुजर गई। अब इनकी हुई 3 बेटियां। कितनी? 4 बेटियां। मैंने 3 कह दिया क्या? एक बेटी को खा गई थी मैं, जो कि मैं वापस से बोल देती हूँ। तो इनका नाम है हेडियन, एक का नाम है आर्कियन, एक का नाम है पेट्रोजोइक यानी पेट्रो भी बोल सकते हो, और एक का नाम है फेनरोजोइक यानी कि फेनरो भी बोल सकते हो। अब प्रोटो मतलब होता है प्रागजीवी, और फेनरो मतलब होता है दृश्यजीवी। तो इनका नाम आप प्राग की जगह फ्रॉक से याद रख सकते हो। ठीक है, हेडियन, आर्कियन, पेट्रोजोइक और फेनरोजोइक, इनकी 4 बेटियां हैं। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी वैसे। अब फेनरोजोइक बेटी को ये ज़्यादा चाहती थी। अब चाहती क्या थी, उस टाइम पे महामारी होती थी और ये 3 बेटियां तभी गुजर गई। अब कौन बचा? अब बचा सिर्फ और सिर्फ फेनोजोइक। अब फेनोजोइक की क्या हुई? फेनोजोइक की भी फैमिली हुई। तो फेनोजोइक की 3 बेटियां हुई। एक का नाम है सेनरो, एक का नाम है मीसो, एक का नाम है पेलिजोइक है वैसे। तो 3 बेटियां हुई, एक का नाम है सेनोजोइक, दूसरे का मीसो, तीसरे का पेलियो। अब जो सेनरो हैं यानी कि ये मेरी नानी थी, और ये मेरी कौन है? ये मेरी मम्मा है। ठीक है, अब मेरी मम्मा की हम 2 सिस्टर्स हैं, मतलब कि मेरी मम्मा की ये 2 सिस्टर्स हैं। एक का नाम है क्वाटेनरी, एक का नाम है टर्सरी। ठीक है, अब क्वाटेनरी मैं, और ये टर्सरी मेरी बहन। ठीक है, मैं क्वार्टर पे आके और ऐसे, मतलब कि क्वार्टर मतलब क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में टॉप करती हूँ, और वो उसका फेवरेट टसर है, वो बहुत सुंदर लगती है, तो लोग उसको भाव देते हैं, उसको अटेंशन देते हैं। और मेरी जो बेटियाँ होंगी वो होंगी है होलोसीन और प्लेस्टोसीन। ठीक है, अब यह टर्सरी जो कि मेरी बहन है, इसकी 5 बेटियाँ हैं। बहुत टशर कर रही थी ना, तो PUMP से हमें इनको देखना है आगे। बस थोड़ा सा वेट करना, एक्सप्लेन करूँगी बढ़िया तरीके से। मीसरोजोइक यानी मेरी मासी की हैं 3 बेटियाँ, क्रेटेशियस, जुरेसिक और ट्रेसिक।
ठीक है, बस इनके आगे बच्चों को ही देखते हैं हम, क्योंकि हम मासी के नहीं, माँ जी की मासी, मतलब माँ की मासी के कौन को, बच्चों को ही नाम जान ले यही बहुत होते, फिर उनके भी बच्चों के नाम जाने इतना कौन देखता है। फिर तीसरी जो मासी हैं उनके बच्चों के नाम देखने हैं, तो ये 6 उनके बच्चे हैं, तो अभी केवल इतना ही जान लो कि इनके 6 बच्चे हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने अंदर। अब जब भी आप ऐसे करके ड्रॉ करोगे अपने ब्रेन में, तो आपको ये चीज़ नहीं भूलेगी। अभी आपने लिंक किया था, मतलब कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फिर बस मैं टाइम नहीं लूँगी। एक होता है 3R कॉन्सेप्ट है, एंड हर चीज़ वैसे ही होती है। एक होता है आप कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका रजिस्ट्रेशन आपने कैसे किया है, मतलब वो चीज़ आपने समझी कैसी है। फिर होता है रीस्टोर, और फिर होता है रिकॉल। रजिस्ट्रेशन मतलब जब कोई चीज़ आप पहली बार पढ़ रहे हो मतलब कितने ही टाइम लगा के पढ़ रहे हो, बट डिटेल में किसी कॉन्सेप्ट को अपने अंदर इनपुट ले रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद होता है रीस्टोर, मतलब उसको बना के रखना, जैसे कोई मेमोरी होती है तो उसको बना के रखना। फिर होता है रिकॉल, और रिकॉल में होता है टेस्ट 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 टेस्ट। तो हम रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की स्टार्ट करते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिस वक्त हम कर रहे हैं उस वक्त हम केवल पढ़ते हैं और हम सोचते हैं हो गया काम। नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो, आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया आपने। अगर आपने केवल पढ़ के किया तो आपकी केवल आपके मुंह ने और आपकी आँखों ने वो समझा, लेकिन जैसे ही आप उसमें अपनी मल्टीपल सेंसेस यूज़ करते हो, जैसे आपकी इमोशनल जो मतलब कि अपब्रिंगिंग है वो यूज कर ली, जैसे जैसे ही मैंने इसमें नानी यूज किया, 100% आपको आपकी नानी और उनके बच्चे कितने कितने हैं, और फिर आपकी मासियाँ कितनी हैं, और फिर आप लोग कितने हैं, और आपके बच्चे होंगे में भी नहीं होंगे, आपने वो भी सोचा होगा थोड़ा बहुत। तो इससे आप इमोशनली कनेक्ट हुए, तो आप चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे कि अच्छा नानी का नाम फैनरोज़ो एक था, फिर जो माँ जी थी, मतलब मम्मी थी आपकी फैनरोज़, उसके बाद में सैनो जो एक थी, जो उनकी दूसरी मतलब कि बेटी थी वो मीसो एक थी। ऐसे करके आपने जब देखा तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सा कनेक्ट आप कर पाएंगे। आप देखिए, अब इसमें मल्टीपल सेंसेस कैसे यूज कर लेना है। जब जब मैं कहूँ, जैसे कि आगे हम पढ़ रहे होंगे जुरासिक काल में कि ए आया या चूहा कब आया, वो तो आप उनको अगर थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे तो याद रहेंगे। बाकी इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़, तो मत अप्लाई कीजिए। बस मैं बता रही हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। आस्किंग क्वेश्चन पूछिए किसी भी चीज़ से लेके। आप कोई शॉप देखते हैं एंड आपको उसके बारे में आइडिया नहीं होते, ए आप हैं, बट आपने अगर उंगली करके पूछा कोई ने आपसे कि इस शॉप पे क्या मिलता है, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा कि इस शॉप पे क्या मिलता था, क्योंकि किसी ने पूछा है, फिर आप जाके पूछेंगे भी। तो वैसे ही जब क्वेश्चन क्लिक होता है ना, तो क्वेश्चन आस्क करते हुए आगे बढ़िए, और नोट्स बनाते हुए भी। अब इसमें तो मैं खुद ही नोट बना के दे रही हूँ, तो आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं अब कभी नहीं बताऊँगी, ये फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगा शायद आपको पता ना हो, तो मैंने बता दिया। मल्टीपल सेंसेस यूज करना मतलब आप उस वर्ड के साथ डांस कर सकते हो, सिंगिंग कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो कर सकते हो, बट आपको अपनी मल्टीपल सेंसेस हम जानते हैं कि क्या होती हैं, आँख, नाक, मतलब कि हमारी टंग, हमारे कान, सब, और फिर इमोशनल कनेक्शन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे सेंसेस को अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करने वाली चीज़ होती है, क्योंकि नानी के यहाँ से हमें नानी का घर पूरा याद आ जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक पढ़ा हमने, हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में, कि इतने, जैसे कि अभी के टाइम को होलोसीन बोलते हैं, आज से लेके पिछले 10,000 साल को। फिर उससे पहले क्या था, प्लेस्टोसीन था। फिर उससे पहले क्या था, तो ऐसे बहुत सारे टाइम पीरियड हैं, उनको देखना है, और उनमें क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई इनको देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इयान यानी फेनरोजोइक,
अभी जो चल रहा है वो फेनरोजोइक ईयान चल रहा है। फेनरोजोइक ईयान में जो महाकल्प चल रहा है वो सेनरोजोइक चल रहा है, और उसके अंतर्गत जो कल्प चल रहा है वो क्वाटेनरी या हिंदी में कहें चतुर्थ कल्प चल रहा है। चतुर्थ कल्प क्योंकि वो डायरेक्टली एग्जाम में नहीं देते हैं, वो क्वाटेनरी ऐसे लिख के बस दे देते हैं। इससे आप श्योर करें कि आपको इंग्लिश का ही पता हो, ठीक है, और हिंदी का बिना पता हुए भी आपको चल सकता है, ठीक है। तो आपको अब क्या याद रखना है, क्वाटेनरी। अभी क्या चल रहा है, क्वाटेनरी। क्वाटेनरी को दो भागों में बांटा गया है, होलोसीन और प्लेस्टोसीन। अब मैंने क्यों कहा था आपकी मॉर्निंग को और वो, क्योंकि अभी सुबह के कितने बजे हैं, सुबह के 4:17 हो गए हैं, ठीक है। होलोसीन की सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, अगर आज होलोसीन चल रहा है तो आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या लगती है, सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या लगती है, क्योंकि हम यहाँ पे, हम मतलब आधुनिक इंसान, समय आज से लेके 10,000 वर्ष पहले तक का इंसान मान लें। फिर उससे पहले था होमोसेपियंस। होमोसेपियंस आदि मानव था जो कि 10,000 से लेके 20 लाख साल तक रहा है, ठीक है। तो हमारा तो टाइम पीरियड बहुत 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 छोटा है। अब आगे है क्वाटेनरी के बाद टर्सरी, ठीक है, टर्सरी कल्प। अब टर्सरी कल्प में है क्या था, याद करो, POMP यानी कि पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मायोसिन और प्लायोसिन। अब सिन है इसमें तो ये याद रखेंगे आप टर्सरी में, ठीक है। अब प्लायोसिन में देखते हैं आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, तो आदि मानव थे यहाँ, तो इसके पूर्वज ही होंगे यहाँ पे। और ये आपको सब कुछ याद कर नहीं हो रहा है तो डोंट वरी, 20 लाख से लेके 50 साल वर्ष तक था, टाइम भी याद नहीं करना है। मायोसिन मतलब वन मानुष मतलब जो जंगलों में रहता है पूरी तरह वैसा वाला। फूल वाले पौधे भी आ गए हैं, वृक्ष भी आ गए हैं। ये 50 लाख से लेके 2 करोड़ साल पहले की बात है, तो ये तो और लंबा टाइम चला है ना। अब इसके आगे देखना है हमें, क्या देखना है हमें इसके आगे, हमने क्या क्या देख लिया, हमने प्लायोसिन देख लिया, मायोसिन देख लिया, अब ओलिगोसिन देखना है। ओलिगोसिन मनुष्य से मिलता जुलता वनमानस था, और ये 2000 से लेके 3000 करोड़ साल के बीच में था, मतलब लगभग 1 करोड़ साल तक हम केवल कैसे रहे हैं, हमारे पूर्वज वनमानस से मिलते जुलते जंतु की तरह। फिर आया ईओसिन मतलब फिर नहीं, उससे पहले था ईओसिन में खरगोश जैसे कुछ जीव है जो कि 3 से लेके 5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले की। ये टाइम स्केल जस्ट देखने के लिए है, एक बार आप याद नहीं रखेंगे और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है, कि हमें याद करना है, आपको याद नहीं करना है, आपको बस एक बार मैं बताना चाहती हूँ इन सब के बारे में, तो जितना ज़रूरत हो आप उतना बाद में याद कर लेना। पेलियोसिन में छोटे स्तनपायी जीव थे जैसे चूहा आदि, 5 से लेके 6 करोड़ वर्ष पहले तक। तो देखिए यहाँ पे हम अगर हमें जब चीज़ें पता रहती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम वैसे ही थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हैं। फिर जो मतलब नानी की जो दूसरी बेटी थी, मासी थी मेरी, वो थी मीसोजोइक की क्रेटेशियस, जुरेसिक, ट्रेसिक, ठीक है। अब इनके हमें केवल महत्वपूर्ण घटनाएं देखनी है, कौन कौन सी, डायनासोर विलुप्त होना, तो पहले थे तो तब तो विलुप्त होंगे, तो 6 से लेके और 14 करोड़ वर्ष तक इनका विलुप्त हुआ। एक दिन में तो हुए नहीं होंगे, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों ऐसे होते रहे होंगे, और भी चीज़ें हुई होंगी। जुरेसिक काल में क्या था, डायनासोर का युग था, 14 से लेके 18 करोड़ वर्ष पहले की बात है, तो लगभग 4 करोड़ वर्ष पहले तक जिए। हम कितने ही जिए हैं, अभी हम 10,000 साल ही हुए हैं एक्चुअल मानव के लिए, तो अभी हमारा टाइम 1-2 करोड़ वर्ष तो और चलेगा, ऐसा हम मान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम क्लाइमेटोलॉजी को मतलब इम्पैक्ट और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हो सकता है कम हो। फिर आया उससे पहले था ट्रेसिक काल, जिसमें मेढक व समुद्रीय कछुए जैसी जो जंतु थे, जीव जंतु, वो आए। 20 से लेके 24 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये। पुराजीवी, अब पुराजीवी में 5 हैं, ठीक है, तो
और इसमें केवल और केवल हमने ए ही देखने हैं और इनकी ही डायरेक्ट फिर एक एक की महत्वपूर्ण घटना देखना है। ठीक है, तो इनको तो कोस करके मैं याद रखती हूँ, कोस और फिर देवों ने देव के और पी डी के पी। लेकिन आप इसके लिए कुछ और भी कर सकते हो, बट मुझे याद हो गया है तो मैं सोचती हूँ अब हटाओ। कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन, सिल्रियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। चलिए अब एक एक करके इनको ध्यान से समझते हैं। पर्मियन जो है रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी इस टाइम पे, और ये 24 से लेके 28 करोड़ वर्ष पहले की। तो 4 का इधर वही हो रहा है, ठीक है ना। कार्बोनिफेरस, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव आए रेंगने वाले, कब? 28 से लेके 36 करोड़ वर्ष पहले की बात है। सिलेरियन नहीं, डेवोनियन में स्थल व जल पर रहने वाले जीवों की जो वाले जीव थे उनका अस्तित्व देखा गया 36 से लेकर 40 करोड़ वर्ष पहले। ऑर्डोविशियन में, अच्छा सिलेरियन का मैंने अभी बोला नहीं, सिलेरियन का बोलना है। सिलेरियन जो है वो स्थल पर जीवन आया और जीवन के रूप में सबसे पहले पौधे ही हुए 40 से लेके 43 करोड़ वर्ष पहले। फिर ऑर्डोविशियन आया, ऑर्डोविशियन में मछली, फिर नहीं उससे पहले था, मतलब मेरी भावनाएं समझिए आप अगर शब्दों में थोड़ा गड़बड़ी भी हो, ठीक है। मछली आई नहीं, मतलब मछली का उद्भव हुआ 43 से लेके 50 करोड़ वर्ष पहले। फिर उससे पहले कैम्ब्रियन, तो जो कैम्ब्रियन था इसमें क्या था, स्थल पे तो जीवन था लेकिन स्थल पे तो जीवन नहीं था बट जल में जीवन था, और बिना हड्डी वाले जीव होते थे इस टाइम पे 50 से लेके और 57 करोड़ वर्ष पहले की बात है। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैम्ब्रियन, है ना। तो हम इसके पहले वाले भाग को क्या बोल सकते हैं, कैम्ब्रियन के। इससे पहले के जितने भी मतलब ईयान हैं उनको हम पूर्व कैम्ब्रियन काल बोल सकते हैं, जिसमें प्रोटोजोइक, आर्कियन, हेडियन ये सब आएंगे, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। प्रागजीव यानी कि प्रोटोजोइक जो है कई जोड़ों वाले जीव यहाँ पे मतलब उद्भव होने लगा था। ये 57 करोड़ से लेके 2 अरब वर्ष पहले की बात है। सीधा 1.5 अरब के आसपास हो गया केवल कई जोड़ों वाले जीव बनते हुए। फिर आर्ध महाकल्प में ब्लू ग्रीन शैवाल जो एक कोष के जीवाणु हैं उनका उद्भव हुआ 2 से लेके 3 अरब वर्ष पहले। हेडियन जो था उसमें महाद्वीप और महासागरों का निर्माण स्टार्ट हुआ था होना, और महासागरों और वायुमंडल में बहुत सारी CO2 थी। फिर इससे पहले तारों की उत्पत्ति में पता है 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसका एग्जाम्पल है सूर्य की उत्पत्ति। सुपरनोवा जो हम सुनते हैं कि अचानक वो हुआ, तो वो बिग बैंग थ्योरी भी 13 अरब वर्ष पहले, और सुपरनोवा कि कैसे ये सब कुछ बने, ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया। अब NCERT में क्या दिया गया है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, अदर एग्जाम्स में आते हैं और ये सब परिकल्पनाएं हैं, तो खोजें वो जो चलती रहती हैं, तो इस वजह से मे भी शायद इधर से क्वेश्चन इस वजह से UPSC ड्रॉ नहीं करता। तो पहले पृथ्वी को केंद्र में रख के माना जाता था कि पृथ्वी के सब चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी ये है, पृथ्वी जैसे हम बचपन में कैसे होते हैं, हमारी पूरी दुनिया हमसे ही स्टार्ट होती है, मतलब कुछ भी हम देखते हैं तो सोचते हैं हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, मतलब हम अपने आप को जाने क्या ही समझ लेते हैं कि दुनिया, हम एक टेस्ट एक्टर हैं और दुनिया के सारे कैमरे हम पे नज़र रख रहे होते हैं, और ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है जो हम कर नहीं सकते। बचपन में हमारी कोई लिमिटेशन ही नहीं होती है दिमाग के तौर पे, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वैसे ही आरंभिक सिद्धांत जो है, जो प्रारंभिक मनुष्य था कि पृथ्वी ही सब कुछ है, पृथ्वी की उत्पत्ति से देख रहे थे कि ये सूर्य, तारे, ब्रह्मांड सब कुछ ना पृथ्वी को केंद्र में रख के, मतलब पृथ्वी पे फोकस रखते हुए पृथ्वी के लिए हैं ये सब। फिर आगे पता चला हकीकत जब बड़े हुए कि आधुनिक सिद्धांत में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इसका एक छोटा मतलब सूक्ष्म कण जितना हमारी औकात है, हमारी वैल्यू है,
ठीक है। फिर तारों के निर्माण के बारे में, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में जब स्पेस को हम डिफाइन कर रहे होंगे तो वहाँ पे बताएंगे। फिर ग्रह का निर्माण देखेंगे और फिर सौरमंडल और उसमें चंद्रमा। इस पूरे की पूरी बुक में क्या पढ़ना है हमें, स्थलमंडल यानी पृथ्वी की उत्पत्ति वगैरह, वायुमंडल और जलमंडल का मतलब कि जलमंडल कैसे बने, उनका विकास, और जीवन की उत्पत्ति। तो कैसे बने ये नहीं, लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं प्रेजेंट में, इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी है प्रारंभिक तौर पे, आरंभिक सिद्धांत की पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, कि कांट ने बोला, फिर लाप्लास ने बोला, लाप्लास की निहारिका सिद्धांत को फिर आगे संशोधित किया गया, चैम्बरलेन, मोल्टन, ये वो याद करते थे, सब लोग करते हैं स्टार्टिंग में, बट वो यूजफुल नहीं है, तो फिर सब लोग ना उस चैप्टर को यूं ही जाने देते हैं कि बस ये हो कि आरंभिक क्या था। आधुनिक में बिग बैंग की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट है, और बिग बैंग में कि एक सूक्ष्म कण था, अचानक से विस्फोट हुआ और बहुत सारी चीज़ें बन गई, बट ये परिकल्पना है मात्र, कल्पनाएं, मतलब कल्पना कर सकते हैं हम, सोचते हैं, क्योंकि उस टाइम कुछ मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ें तो थी नहीं कि हमारे पास वीडियो है या कोई चीज़ है जिससे हम मतलब कि, या लिखा हुआ है कहीं, या किसी ने अपनी आंखों से देखा है, तो परिकल्पना है। और उस पर लगातार, जैसे अभी न्यूटिनो की खोज हुई है कि वो हमारे शरीर से 1 ट्रिलियन से ज़्यादा हर वक्त निकलती हैं, बट उनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि हमें उसके बारे में पता ही नहीं होता है। तो इनके बारे में लगातार रिसर्च होंगी, पता चलेगा, और हमारे मरने के बाद शायद कभी हम जान पाएंगे। तो चलिए, इसको सब्सक्राइब करना तो ठीक है, नहीं करना, बट इसको सेव कर लेना कहीं पे, ताकि याद रहे कि ऐसा समझा जा सकता है। 25 मिनट से कम में आपको, अभी मैं रिवाइज़ कराती हूँ, आपको 1 मिनट से कम में रिवाइज़ हो जाएगा ये पूरा का पूरा पेज, और ये पूरा का पूरा चैप्टर एक तरह से कहें तो। लेकिन मैं कुछ कहना चाहती थी, क्या कहना चाहती थी मैं भूल गई। हाँ, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत बोला था, और जानबूझ के बोला था कि आप करेक्शन की चक्कर में और मुझे सही कहा। यहाँ पे मैंने वही साइकोलॉजी यूज की है जो रॉन्ग के लिए उन्होंने की है, विराट कोहली ने। रॉन्ग ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने, अब बताना कि कैसा लिखा है विराट कोहली ने, अगर आप विराट कोहली के फ़ैन हैं। बाकी ये अगर मेरी नानियाँ थीं, मतलब नानी और नानी की बहनें थीं जो डाई हो गई थी, और केवल फैनरो जो एक बची थी, तो ये मेरी मासियाँ हुई तीनों, है ना, और ये हमारी मासी के बच्चे हुए, और मतलब माँ जी, मैं, तो ये माँ जी और मैं, मतलब मेरी बहन और मैं थे, और ये हमारे बच्चे थे। लेकिन मैंने एक बार स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि ये मासी की ही मासी, ऐसा कुछ बोल दिया था, तो वहाँ पे वही साइकोलॉजी यूज हुई है कि हम जब रॉन्ग बोलते हैं तो मन में ऐसा आता है कि ना, इनको कुछ पता नहीं है, जानबूझ के भी कभी कभी करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ दैट। अब आगे की प्लानिंग सुन लीजिए, इसके बाद की जो वीडियो बनेगी पृथ्वी की उत्पत्ति, उसमें जितना भी आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 2, 3, 4, 5 है उसको भी कवर कर लेंगे, और साथ में जितनी भी चीज़ें बाहर से आई हैं, जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो सब। तो देखिए यहाँ पे बढ़िया मस्त तरीके से हम इनको देखेंगे, आकृतियाँ देखेंगे, मतलब ज्वालामुखी का सब कुछ देख लियाएंगे इधर। फिर उसके बाद में ये ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ, भूकंप के बारे में, और फिर ये जो महासागरीय ये सब पूरा देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो मैंने एक और बनाया था, बट क्योंकि वो कैसा है, पेज में है, तो वो उतने अच्छे से समझ में नहीं आया। ये मैंने मतलब स्कैनर से वीडियो फ़ोटो खींच के बनाए। फिर भूआकृतियों को देख लेंगे एक पेज में। कई लोग क्या करते हैं, या तो छोड़ के जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि ना छोड़ के जाना है, ना बहुत ज़्यादा टाइम लगाना है। ये जलवायु विज्ञान, और जलवायु विज्ञान तो 2 पेजेस में कोई कवर करता ही नहीं है। फिर जलवायु के जो क्षेत्र हैं उनमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए मैंने बढ़िया तरीके की व्यवस्था की हुई है। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा ओशनोग्राफी के जितनी भी ये आकृतियाँ हैं, फिर तापमान, लवणता, और जितनी भी ये तरंगे वरंगे चीज़ें आती हैं इसमें, वो सारी चीज़ें इधर कवर की हैं। फिर जो मतलब कि भारत का भूगोल आएगा, यानी इंडियन ज्योग्राफी, तो उसकी भी बढ़िया तरीके से व्यवस्था की है। जितना भी मतलब लूसेंट के तौर पे या जीके के, आम जीके के तौर पे इम्पोर्टेंट है, उसको भी, और एनसीईआरटी को भी, और अलग चीज़ों को भी कवर किया है। और भूआकृति विज्ञान को बहुत
डीपली और बहुत मतलब ऐसे तरीके में, मतलब कि आपको याद रहेगा कि क्या क्या पढ़ना है, और मोर देन इनफ रहेगा। हर एक चीज़ को एक साथ में कंपाइल कर लिया है, तो उधर से आपको आसानी होगी। फिर उसके बाद में ये जितना भी विभाजन है उनको देख लेंगे। फिर ये नदियाँ, और नदियों में जितनी तरह के भी सवाल हो सकते हैं, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये जो मुख्य नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियों को डीप में। फिर एक कौन सी नदियाँ पूर्व में जाती हैं, पश्चिम में जाती हैं, किस राज्य से निकलती हैं, इनको देखना, और फिर एक एक राज्य की नदियों को कवर करना। फिर यहाँ पे अपन एक्टिव रिकॉल के लिए नदी लेंगे, फिर उसका मैं पूछूंगी कि कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, और अन्य विशेषताएं, सहायक नदी या राज्य या उस पर बंधा बांध या जलप्रपात कुछ इंपॉर्टेंट है तो उससे जो क्वेश्चन है, तो इस तरीके से एक्टिव रिकॉल वाला पेज हो जाएगा। फिर उसके बाद में भारत की जो प्रमुख बहुउद्देशीय नदियां हैं, घाटी, उन पे जो नदी घाटी परियोजनाएं चल रही हैं उनके बारे में, और बहुत आसानी से ये बहुउद्देशीय हो जाएंगे। फिर कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी चल रही हैं, किस किस नदी पे चल रही हैं, उनके बारे में देख लेंगे। फिर नदियाँ और उन पे जो जलप्रपात हैं उनके बारे में, नगर उनके किन के किनारे हैं तो उनको देख लेंगे। फिर ये भारतीय जलवायु, ठीक है, ये भारतीय जलवायु को अच्छे से कवर कर लेंगे, ये वनस्पतियों को कवर कर लेंगे। और देखिए एक बार में ही हो जाएगा, और ऐसे हो जाएगा कि आप चाहोगे तब भी भूलेगा नहीं। देखो भूलेगा तो कैसे नहीं, जब तक के दिमाग है भूलेंगे ही भूलेंगे। आप थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हुए चल सकते हैं। जैसे एक चीज़ होती है, मैंने देखा नहीं है, मैंने ये फील किया है बहुत डीपली। टीचर पढ़ा के चले जाते हैं, हमें उस टाइम पे सब कुछ याद आ रहा होता है, आती है बात एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले, अब हम वो रिवाइज करना चाहते हैं। अब 100 वीडियोस का कोर्स था, कैन वी रिवाइज इट प्रॉपरली, और उन्होंने जो पढ़ाया किया वो हमारे पास में 1-2 पेज के अंतर्गत, क्योंकि हमें सब कुछ अब कॉन्सेप्ट तो आता है, बट हमें एक डर है कि हमें कुछ आ नहीं है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे वीडियोज़ तो ठीक है, ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन पेजेस की मैं वीडियो दे दूँगी आपको। ये मृदा वाला चैप्टर है, जिसको तब मैंने लिखा नहीं था, अब लिख गया है। मानव भूगोल को मैंने सबको कवर किया है, ठीक है, तो वो जैसे जैसे टाइम आएगा मैं बताती जाऊँगी। तो काफ़ी कुछ है यहाँ पे आपके लिए। और फिर लास्ट में मैपिंग मैंने किस तरह की है वो भी मैं बता देती हूँ। जैसे मैपिंग है अफ्रीका का मैप, तो उसमें पॉलिटिकल मैप उसी में एक पेज में मतलब उसी पेज में झीलें, नदियाँ और पर्वत एवं पठार, रेगिस्तान, और जैसे कि एक चीज़ 2 चीज़ रह गई हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से खनिज इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो डाल दूँगी। और फिर उनको लिखे में कि कौन सी नदी किन किन देशों से है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं मेनली। नदियाँ ऐसे ही, और पठार, क्योंकि वो सीधा ये पूछ लेते हैं कि ये पठार किस महाद्वीप में है, तो ए, और पर्वत, रेगिस्तान, घास भूमियाँ, खनिज, ऐसा ही हर एक का मतलब अगर यूरोप का देखेंगे तो वहाँ पे सागर, जल संधियाँ, पर्वत, और वहाँ की जो नदियाँ हैं उनको, वैसे ही एशिया, वैसे ही मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन नॉर्थ साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का मैप इजी है काफ़ी, क्योंकि वो छोटे इलाके पड़ जाते हैं और उनमें इतना डाइवर्सिफाई चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं उतनी ज़्यादा जितनी इन 3 महाद्वीपों में मिलती हैं। तो आप स्टार्ट अफ्रीका और यूरोप या एशिया से कीजिए, क्योंकि अगर आपने इजी से स्टार्ट किया तो फिर बड़ी चीज़ों को याद करने में दिक्कत आती है। तो ये तो मैंने जो भी मेरे इनपुट्स थे वो मैंने बता दिए। तो मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगी, और वैसे मैं कुछ नहीं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, मैं 3:50 के समथिंग उठी, उससे भी पहले थोड़ी, एंड मैं बस मूड होया और मैंने जस्ट अपना स्टूडियो ओपन किया यूट्यूब का, और मैंने देखा कि एक मैंने यही टाइम स्केल पे वीडियो बनाई थी, वो भी लाइव बनाई थी, और पेज ऐसे निकालते जा रही हूँ, उसमें अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसको 500 के आसपास लोगों ने देखा, एंड 17 लोगों ने उसको लाइक किया, और उस पर एक जन ने कमेंट किया कि ना ऐसे ही और टॉपिक्स पे वीडियोस बनाइए। एंड वो मतलब कि इतना वो रिव्यू देख के, फीडबैक देख के आई वॉज शॉक, मेरी नींद जो थी वो चली गई, मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि
पहली बार मतलब और भी सब्सक्राइबर आए बट वो अलग अलग चीज़ों से आए, बट पहली बार जो मैं एक्चुअल में फ़ील करती हूँ, मैं सबसे अच्छे से क्या कर पाती हूँ, मैंने बहुत हार्डेस्ट चीज़ें पढ़ी समझी, उसको सिंप्लीफाई वे में एक्सप्लेन करना, यही मेरा काम है। मैं पेशे से एक रेडियो कंपेयर हूँ, बट मुझे ये काम करना पसंद है। तो जैसे ही ये चीज़ आई मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपके क्या कहना चाहिए, थैंक यू सो मच। मुझे बोलने का बहुत शौक़ है और आजकल रेडियो पे तो कोई सुनता नहीं है क्योंकि रेडियो सबने सुनना बंद कर दिया है। बट हाँ, जब मेरे काम को कोई ऐसे पसंद करता है तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मेरा मन करता है कि मैं बहुत सारा काम करूँ। आज मेरी सुबह बहुत 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 सुंदर हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सुबह की ये 4:30 बज रहे हैं, आपकी सुबह भी मैं चाहती हूँ बहुत बहुत सुंदर हो। आप बहुत अपनी लाइफ में अच्छा करें एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एक एग्ज़ाम से आपकी डेस्टिनी, आपका कुछ भी तय नहीं होता है। आप जो भी करना आपको पसंद है, जैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे एग्ज़ाम और ऑफिसर बनना उतना मतलब उतना इंस्पायरिंग लगता है। मुझे एक स्कूल ओपन करना है एंड मैं उसी के लिए काम कर रही हूँ। तो मैं एक वार्डन बनना चाहती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स की देखभाल करना और उन्हें स्कूल में बचपन के ही तौर पे पढ़ाना और इनोवेटिव तरीक़ों से पढ़ाना, एक गारंटी स्कूल स्टार्ट करना मेरा सपना है, जिसमें मैं मतलब कि मैं हर एक बच्चे की रोज़गार की गारंटी लूँगी। मतलब या तो उन्हें बिजनेस का या उन्हें जॉब स्कूल के बाद लगनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो जो स्कूल उनसे फर्स्ट से लेके 10th क्लास तक फ़ीस लेगी वो 50% उसका वापस कर देगी उसके पेरेंट्स को, और फ़ीस बहुत ही नॉमिनल से नॉमिनल होगी। और तरीके जो हैं मेरे स्कूल के वो ऐसे होंगे कि जैसे कि अगर मैं रिवर्स पढ़ा रही हूँ या मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ा रही हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि जैसे मैं ज्योग्राफ़ी पढ़ा रही हूँ तो एक तो होगा कि 3 मंथ के अंतर्गत पूरे के पूरे सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर उनको सब्जेक्ट वाइज कि आप किसी भी क्लास के हो, आपको 6th 7th 8th में 9th में 10th में 11th 12th में ज्योग्राफ़ी में जो भी पढ़ना है वो एक साथ में बता देना, एवं इवन उससे भी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग वे में बता देना। ना कॉपी यूज़ ना पेन यूज़ उतना ज़्यादा, केवल उनको दिखा के कि देखो ये ऐसा चल रहा है टेक्नोलॉजी का यूज करके। और मतलब उनकी फ़िज़िकल अपब्रिंगिंग पे काम करना, जैसे कि हम अगर बचपन में बच्चों को टास्क दें, काम दें तो वो बहुत आसानी से कर लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है जैसे मैं बचपन में खोल के सोच पाती थी, और मेरा जैसे सबको मंदिरों में जाने का शौक़ है, वैसे मैंने 50 से ज़्यादा स्कूल्स को विज़िट किया है। वहाँ के बच्चों एक क्लास में जाके बच्चों से मिलना, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अगल बगल का जितना इलाका है, अगल बगल के जितने ज़िले हैं उनके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जिनमें भी मुझे परमिशन दी गई बच्चों से मिलने की, मैं अंदर जाके मिली। एंड दिस इज़ मी, ये मेरा पैसन है। मुझे एक स्कूल ओपन करना है, एक ऐसा स्कूल जिसमें बच्चों की इच्छाएं, बच्चों का पैसन, प्रोफेशन सब कुछ मतलब ऐसा हो। तो ऐसा ही कुछ आपका सपना भी होगा। सो पढ़ो, यूपीएससी गिव्स यू अपॉर्चुनिटी कि ना तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें एक्चुअल में क्या चाहिए। तुम्हें रनिंग अच्छी लगती हो सकती है, डांसिंग, सिंगिंग, मे बी कुछ भी। जैसे मुझे पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, समझना, समझाना, सोचना और बोलना, सबसे ज़्यादा बोलना पसंद है। लेकिन बोल आप कब सकते हो? जब कुछ सार्थक बोलना है तब कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो जब आपने कुछ आपके पास कुछ होगा, यानी कि आपने थोड़ा बहुत तो लिखा होगा, लिखा ब्रेन में हो या कॉपी पे हो। और फिर लिखा कब हो सकता है? जब आपने कुछ पढ़ा होगा। पढ़ा कब होगा? जब आपके पास मतलब कि कोई थिंकिंग होगी कि हाँ चलो मुझे पढ़ना है। उस पढ़ते हुए आपने समझा भी होगा, समझा होगा तो दूसरों को समझाने की कोशिश भी की होगी। क्योंकि जब आपको कोई खूबसूरत चीज़ दिखती है, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई खूबसूरत फूल हो, या बहुत अच्छा आपका कोई खूबसूरत इमोशन हो, तो जब हमें फ़ील होता है तो हम दूसरों को वो बताना चाहते हैं।
तो वैसे ही ये मेरा खूबसूरत जो थॉट रहता है वो मैं बताना चाहती हूँ। इस वजह से मुझे बोलना सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये चीज़ें भी मुझे उतनी ही पसंद है। मैंने 50 के आसपास स्टोरीज़ लिखी है, पोएम्स लिखी हैं, एंड नाउ मैं बोल रही हूँ। मुझे बोलना पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।